Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. So हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक कंप्लीट किया था, तो नेक्स्ट नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज मैट्रिसेस। और जैसे आप लोगों ने हमने क्वांटम में पढ़ाई है, क्वांटम में काफी जगह पे हमने मैट्रिसेस का यूज किया है। तो मैट्रिसेस के एप्लीकेशन जो फिजिक्स के स्टूडेंट के सिलेबस में है, नेट या मतलब जैम की बात करें या उसके बाद अगर आप एमएससी के बाद नेट का एग्जाम देते हैं उसकी भी बात करें, तो क्वांटम मैकेनिक्स में मैट्रिसेस का काफी ज्यादा यूज है। जो भी हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे वो क्वांटम में भी यूज होता है। थोड़ा बहुत हमने जैम के सिलेबस में भी देखा है, और अगर आप बाद में नेट की तैयारी करते हैं तो उसमें भी देखोगे मैट्रिसेस का बहुत ज्यादा यूज होगा। ठीक है, तो व्हाट आर मैट्रिसेस? तो ये फर्स्ट पार्ट जो है ये आप लोगों ने स्कूल लेवल में जो पढ़ा है वही है, रिपीटेशन। तो व्हाट आर मैट्रिसेस? मैट्रिसेस are basically arrangement of a system of numbers or functions in a square or rectangular form along rows and columns. मैट्रिक्स बेसिकली क्या है? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शन। नंबर्स का अरेंजमेंट भी हो सकता है, फंक्शंस का अरेंजमेंट भी हो सकता है इन ए स्क्वायर और रेक्टेंगुलर फॉर्म। हम स्क्वायर फॉर्म में भी अरेंज कर सकते हैं, ये एक रेक्टेंगल के फॉर्म में भी अरेंज कर सकते हैं। जैसे आप देखिए, हमारे पास 4 नंबर्स हैं ए बी सी डी, उसको आपने ऐसे स्क्वायर के फॉर्म में अरेंज कर दिया, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। या कुछ नंबर्स हैं, उसको आपने ऐसे अरेंज किया ए बी सी डी ई एफ, रेक्टेंगल के फॉर्म में। तो इट इज अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस इन ए स्क्वायर और रेक्टेंगुलर फॉर्म। स्क्वायर फॉर्म में होगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे, रेक्टेंगल के फॉर्म में होगा तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। हम जो मेनली डिस्कस करेंगे मोस्ट ऑफ द केसेस में, दैट इज अबाउट स्क्वायर मैट्रिक्स, बिकॉज फिजिक्स में जो मैट्रिसेस का यूज होता है, जो क्वांटम में मैंने बोला, मोस्ट ऑफ द केसेस में स्क्वायर मैट्रिसेस होते हैं। जो ऑपरेटर्स होते हैं उनको हम स्क्वायर मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम स्क्वायर मैट्रिक्स और उसके रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज है उनके बारे में ही डिस्कस करेंगे। एज वी नो, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है इनको बोला जाता है रोज, जो वर्टिकल वंस है उनको हम बोलते हैं कॉलम्स। तो मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर या फंक्शन का अरेंजमेंट होता है वो रो और कॉलम के फॉर्म में होता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइंस आर रोज, वर्टिकल लाइंस आर कॉलम्स। नाउ ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स का मतलब क्या है? इफ ए मैट्रिक्स हैज m number of rows and n number of columns, then the order of the matrix is m cross n. तो कितने रोज हैं? m। कितने कॉलम्स हैं? n। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? m क्रॉस n। तो ऑर्डर बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कितने रोज हैं कितने कॉलम्स हैं। जैसे ये जो एग्जांपल यहाँ पे लिखा गया है, पहले वाला एग्जांपल देखिए, 2 रोज है 2 कॉलम्स है, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। सेकंड वन, 3 रोज है 2 कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर होगा 3 क्रॉस। तो ऑर्डर से हमें कितने रोज है कितने कॉलम्स है इसके बारे में आइडिया लगता है। जैसे मैंने बोला स्क्वायर, हम यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होता है। तो फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस, number of row equal to number of column, m will be equal to n. तो n क्रॉस n मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम। इसको ऐसे भी बोला जाता है ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, जैसे n क्रॉस n मैट्रिक्स भी बोलते हैं, या बोल सकते हैं मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n।
तो कहीं पे अगर बोला जाए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, इसका मतलब वो n क्रॉस n मैट्रिक्स की ही बात कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए, ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 4, 2 इंटू 2। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 6, 3 इंटू 2, 6। तो n क्रॉस n मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? n cross n इंटू n, n स्क्वायर। तो टोटल एलिमेंट्स n स्क्वायर। टोटल एलिमेंट है n स्क्वायर। नोट डाउन कर लीजिए। Done, sir. ओके, तो नेक्स्ट मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स है उनको डिनोट कैसे किया जाता है, देखिए। सपोज एक 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने बोला, हम बेसिकली स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एक 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स 9 एलिमेंट्स होंगे। तो एलिमेंट्स आर A11, A12, A13, A21, A22, A23। थर्ड रो A31, A32, A33। दिस इज ए 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। 9 एलिमेंट्स आर देयर। तो आप देख सकते हैं एलिमेंट्स को डिनोट कैसे किया गया है। A11, A21, A23। इसमें सफिक्स में 2 नंबर्स है, 11, 21, 2 नंबर्स है। पहला नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पहले नंबर को बोलते हैं रो इंडेक्स। पहला नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है ये एलिमेंट किस रो में है, और दूसरा एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है ये एलिमेंट किस कॉलम में है। तब देखो, ये एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, तो A11। अगर मैं इस एलिमेंट की बात करूं A32, ये किस रो में है? थर्ड रो। किस कॉलम में है? सेकंड कॉलम। तो A32। तो पहला नंबर रिप्रेजेंट करता है वो एलिमेंट किस रो में है, दूसरा नंबर रिप्रेजेंट करता है वो एलिमेंट किस कॉलम में है। तो यही चीज यहां पे लिखा गया है, द मैट्रिक्स एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय Aij। आई को क्या बोलते हैं? आई इज नोन एज रो इंडेक्स, जे इज नोन एज कॉलम इंडेक्स। आई को रो इंडेक्स बोलते हैं, जे को कॉलम इंडेक्स बोलते हैं। रो इंडेक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? ये मैट्रिक्स आयत, सॉरी, ये एलिमेंट आयत रो में है। और कॉलम इंडेक्स जे क्या रिप्रेजेंट करता है? ये एलिमेंट जेथ कॉलम में है। दिस इज एन एलिमेंट इन आयत रो एंड जेथ कॉलम। तो किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ए आई जे। आई इज द रो इंडेक्स, जे इज द कॉलम इंडेक्स। नाउ मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर। ये मैं स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए बता रहा हूं। पहले अगर हम प्रिंसिपल डायगोनल में आते हैं, दीज आर द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट।
आइडेंटिफाई कैसे करेंगे देखिए, A11, A22, A33 रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स का वैल्यू इक्वल है, 11, 22, 33। तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के लिए क्या होगा, रो इंडेक्स विल बी इक्वल टू कॉलम इंडेक्स, I इक्वल टू J। अपर ट्रायंगुलर किसको बोलते हैं, एलिमेंट्स अबव द प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट्स हैं उनको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स, एंड प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे जो एलिमेंट्स होते हैं उसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट। दीज आर प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल के जो ऊपर एलिमेंट्स हैं उसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स, और प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे जो एलिमेंट्स होते हैं वो है लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स। अपर और लोअर को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं देखिए, अपर लोअर, अपर ट्रायंगुलर में 1 2 1 3 2 3 रो इंडेक्स का वैल्यू ज्यादा है या कॉलम इंडेक्स का, रो Row कॉलम index. इंडेक्स। कॉलम इंडेक्स का वैल्यू ज्यादा है तीनों में, देखो 1 2 1 3 2 3, तो रो इंडेक्स का वैल्यू कम है, तो फॉर अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स I इज लेस देन J, फॉर अपर ट्रायंगुलर I इज लेस देन J। लोअर ट्रायंगुलर चेक कीजिए, 2 1 3 1 3 2, किसका वैल्यू ज्यादा है, रो इंडेक्स कॉलम इंडेक्स, Row index. Row index. रो इंडेक्स। तो फॉर लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स I इज ग्रेटर देन J। तो अगर आपको बोला जाता है एलिमेंट्स हैविंग I इक्वल टू J, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। एलिमेंट्स हैविंग I लेस देन J, अपर ट्रायंगुलर। एलिमेंट्स हैविंग I ग्रेटर देन J, लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट। तो I इक्वल टू J, I लेस देन J, I ग्रेटर देन J। अब देखिए ऐसे कितने एलिमेंट्स होंगे, प्रिंसिपल डायगोनल है n, अपर ट्रायंगुलर इतने होंगे, लोअर ट्रायंगुलर इतने होंगे। अब देखो प्रिंसिपल डायगोनल तो आप काउंट कर सकते हैं, जैसे ये 3x3 मैट्रिक्स है तो यहाँ पे 3 आए हैं, 1 1 2 2 3 3। अगर ये n×n मैट्रिक्स होता तो ऐसे चलता रहता, A33 A44 A55 ऐसे ANN तक। तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कितने हैं, n। तो देयर आर n प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स फॉर ए n×n मैट्रिक्स। नाउ n×n मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, टोटल N square. टोटल n स्क्वायर, उसमें से प्रिंसिपल डायगोनल है n, बाकी बचा कितना, n स्क्वायर माइनस n। तो टोटल है n स्क्वायर, प्रिंसिपल डायगोनल है n, बाकी बचा n स्क्वायर माइनस n। नाउ यू कैन सी number of upper triangular elements and number of lower triangular elements are equal। जितने अपर ट्रायंगुलर है उतने ही लोअर ट्रायंगुलर है। तो कितने एलिमेंट बचे थे, n स्क्वायर माइनस n। अपर और लोअर ट्रायंगुलर में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, तो डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2, इतने बचे थे ना, n स्क्वायर माइनस n। अपर और लोअर में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं तो 2 से डिवाइड कर दिया, सिंपल। तो n×n मैट्रिक्स के लिए इन 3 टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, I और J के बीच में ये रिलेशन है, और कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो यहाँ पे लिखा गया है। नोट डाउन कर लीजिए, किसी पॉइंट में डाउट है तो प्लीज आप
ओके, ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स का फॉर्मूला है ये किसी भी ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए वैलिड है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। दिस इज वैलिड फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। दिस इज फॉर एनी n×n स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। आई थिंक इनमें से मैक्सिमम आप लोगों ने स्कूल लेवल में ही पढ़ा है, जो पहले कुछ तो स्कूल लेवल में पढ़े हैं। रो मैट्रिक्स, मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो प्रेजेंट है। नंबर ऑफ कॉलम कैन बी एनीथिंग, अगर एक रो है तो उसको हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं। तो रो मैट्रिक्स कुछ ऐसा दिखेगा, ए बी सी डी। देखिए एक रो है और 4 कॉलम्स है। नंबर ऑफ कॉलम कैन बी एनीथिंग, उसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी फाइनाइट नंबर हो सकता है, बट एक ही रो होना चाहिए। सिमिलरली कॉलम मैट्रिक्स, इसका मतलब है मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम होगा। नंबर ऑफ रो कैन बी एनीथिंग। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ए कॉलम मैट्रिक्स। देखिए 4 रोज हैं और एक कॉलम्स है, 4x1। तो कॉलम मैट्रिक्स का मतलब है एक कॉलम होना चाहिए, नंबर ऑफ रो कैन बी एनीथिंग। ओके, इसका कुछ एग्जांपल ऑलरेडी हमने क्वांटम में भी डिस्कस किया है, या आप मैथमेटिकल फिजिक्स में वेक्टर्स में भी पढ़ते हैं। वेक्टर्स को भी जब हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं तो कॉलम मैट्रिक्स का यूज होता है। तो कॉलम मैट्रिक्स का भी फिजिक्स में बहुत जगह पे यूज है। एक तो वेक्टर को जब आप मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं तो कॉलम मैट्रिक्स का यूज किया जाता है। तो वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कॉलम मैट्रिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में जो आप स्टेट वेक्टर की बात करते हैं, केट साई, उसको भी जब आप वेक्टर फॉर्म में लिखते हो तो कॉलम मैट्रिक्स ही लिखते हैं। तो वेक्टर्स और क्वांटम मैकेनिक्स में जो स्टेट वेक्टर्स पढ़ते हैं, केट साई, उनको मैथमेटिकली कॉलम मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक कॉलम, नंबर ऑफ रो कैन बी एनीथिंग। थर्ड वन, स्क्वायर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे भी बताया गया था, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम, m और n जब इक्वल आएगा तब उसको हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। फोर्थ वन, डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब स्क्वायर, मैंने बोला था ना ज्यादातर हम स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, हैविंग ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल टू 0। जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो सारे 0 होंगे। नॉन डायगोनल का मतलब कौन से एलिमेंट्स, अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स। तो जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो 0 होंगे, अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर। प्रिंसिपल डायगोनल कैन बी एनीथिंग। अगर हम एग्जांपल देखें, अपर और लोअर 0 होना चाहिए। सपोज प्रिंसिपल डायगोनल है ए बी सी, बाकी क्या होंगे, 0। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ए 3x3 डायगोनल मैट्रिक्स। हम डायगोनल मैट्रिक्स को इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, ए आई जे क्या रिप्रेजेंट करता है, मैट्रिक्स एलिमेंट। ith रो एंड jth कॉलम पे जो एलिमेंट, ए आई जे विल बी 0 फॉर आई
नॉट इक्वल टू जे। डायगोनल मैट्रिक्स को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, एआईजे मैट्रिक्स एलिमेंट है, मैट्रिक्स एलिमेंट 0 होगा फॉर आई नॉट इक्वल टू जे। आई नॉट इक्वल टू जे का मतलब आई लेस देन जे भी हो सकता है, आई ग्रेटर देन जे भी हो सकता है। आई लेस देन जे होगा तो अपर ट्रायंगुलर, आई ग्रेटर देन जे होगा तो लोअर ट्रायंगुलर, दोनों ही क्या होंगे? 0। तो डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब है अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर 0 होना चाहिए। मैट्रिक्स एलिमेंट विल बी 0 फॉर आई नॉट इक्वल टू जे। ये लिखने का मतलब ही है अपर और लोअर ट्रायंगुलर दोनों अपने इंक्लूड कर लिए। आई लेस देन जे भी हो सकता है, आई ग्रेटर देन जे भी हो सकता है। नोट डाउन कर लीजिए। Done, sir. ओके, Done, sir. तो नेक्स्ट पार्ट इज यूनिट एंड और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे हमने पढ़ा डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, तो यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा हैविंग ऑल डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल टू 1। मतलब डायगोनल मैट्रिक्स तो होगा, साथ साथ एक्स्ट्रा कंडीशन क्या है, जितने भी डायगोनल मैट्रिक्स हैं सबका वैल्यू 1 आएगा। मतलब आप ऐसे इसको डिफाइन कर सकते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स और लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स ये दोनों क्या होंगे? 0। डायगोनल है, अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर दोनों ही 0 होंगे। और प्रिंसिपल डायगोनल, इसमें एक्स्ट्रा कंडीशन क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल 1 ही होना चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स में ऐसा कोई कंडीशन नहीं था, डायगोनल में प्रिंसिपल डायगोनल कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ए आई जे ये मैट्रिक्स एलिमेंट है, दिस विल बी 0 फॉर I not equal to j, and this will be equal to 1 for I equal Alright. to j। तो ये कंडीशन क्वेश्चन में अगर गिवन है, इसका मतलब वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में बोल रहा है। I इक्वल टू j का मतलब प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 1 आएगा। I नॉट इक्वल टू j का मतलब अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर ये 0 आएगा। ठीक है, तो एग्जांपल एक 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दिस एग्जांपल ऑफ ए 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। I3 लिखने का मतलब है 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कहीं पे अगर आप देखा होगा आपने IN लिखा गया है, कुछ जगह पे ना कुछ मैथमेटिक्स जब आप सॉल्व करते हैं कहीं पे IN लिखा रहता है। IN का मतलब है N×N आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
IN क्या है? n क्रॉस n आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? देखिए, स्केलर मैट्रिक्स इज बेसिकली स्केलर मल्टीपल ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नया मैट्रिक्स आएगा उसी को बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मल्टीपल ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सपोज आपके पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आई, इसको आपने एक स्केलर क्वांटिटी के से मल्टीप्लाई किया। के इज ए स्केलर क्वांटिटी, कोई नंबर है, पॉजिटिव नंबर हो सकता है, नेगेटिव नंबर हो सकता है, रियल हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नया मैट्रिक्स आएगा, उसको बोलेंगे हम स्केलर मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स ऐसा दिखेगा, के 0 0 0 के 0 0 0 के। ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स था, उसके को आपने के से मल्टीप्लाई कर दिया तो स्केलर मैट्रिक्स इस टाइप का दिखेगा। यहां पे आप बोल सकते हैं फॉर स्केलर मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर 0 होगा, तो अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर 0। और प्रिंसिपल डायगोनल को क्या लिख सकते हैं? इट इज के। मतलब इक्वल होगा, 1 होना जरूरी नहीं है। सम स्केलर क्वांटिटी के 1 भी हो सकता है या कोई दूसरा नंबर भी हो सकता है, जिसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ए आई जे is 0 for I not equal to j and aij equal to k for I equal to j। तो ये कंडीशन देने का मतलब स्केलर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। डायगोनल आइडेंटिटी में क्या होता है, ये 1 होना जरूरी है। स्केलर मैट्रिक्स में ये 1 ना होके कोई दूसरा कांस्टेंट भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, रियल, कॉम्प्लेक्स। नोट डाउन कर लीजिए, किसी मन में डाउट है तो प्लीज आस्क। sir. Done, sir. ओके, किसी ने क्वेश्चन पूछा है, हमने डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट में ना लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन, हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जैम के सिलेबस में नहीं है। ये टीएफआर में भी इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, स्पेशल फंक्शन का पार्ट है, जनरली नेट के सिलेबस में होता है डिफरेंशियल इक्वेशन एंड स्पेशल फंक्शन। तो हमारे सिलेबस में सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन है। स्पेशल फंक्शन मतलब लेजेंडरी पॉलिनोमियल, हर्माइट पॉलिनोमियल, बेसेल फंक्शन, ये जैम के सिलेबस में भी नहीं है और टीएफआर में भी नहीं पूछा जाता। टीएफआर में जो पूछा जाता है इस पार्ट से, जो टीएफआर में 2 पार्ट्स होते हैं ना, एक कॉमन होता है सबके लिए क्वेश्चन, पार्ट ए, पार्ट बी होता है इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए जो एडमिशन ले रहे हैं, और पार्ट सी होता है पीएचडी के लिए। तो लेजेंडरी, हर्माइट, इनसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पार्ट सी में पूछा जाता है, जो पीएचडी के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं। मतलब जो एमएससी पास आउट है या
एमएससी का फाइनल ईयर में है, वो जो एग्जाम देते हैं उनके पार्ट में लेजेंडरी, हर्माइट, बेसल से क्वेश्चन होता है, इंटीग्रेटेड पीएचडी में नहीं। और दूसरा पॉइंट, आप लोगों ने प्रीवियस ईयर बुकलेट में देखा होगा, बीएचयू के पार्ट में हर्माइट, लेजेंडरी के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन लास्ट ईयर से, जैसे आपको पता है, मतलब इस ईयर से ही, जैसे बीएचयू जो है, जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है ना, सीयूईटी पीजी का, तो बीएचयू में उसके अंडर आ गया है। तो वो बीएचयू का जो सिलेबस सेपरेट था वो खत्म हो चुका है, तो उस टाइप का क्वेश्चन और पूछे नहीं जाएंगे, क्योंकि सीयूईटी के अंडर आ गया, और सीयूईटी का सिलेबस जो है वो ऑलमोस्ट जैम जैसा ही है। ठीक है, तो बीएचयू में जो क्वेश्चन पूछे जाते थे लेजेंडरी से, हर्माइट से, बेसल से, वो और नहीं पूछे जाएंगे, उन क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं प्रीवियस ईयर से, बिकॉज वो सीयूटी के अंडर आ चुका है। तो ऑलमोस्ट जैम का सिलेबस ही सीयूटी फॉलो कर रहा है। सर जेस में भी नहीं पूछा जाता है? जेस में भी पूछ जाता है, तो वो 1-2 क्लास वो पहले करेंगे एग्जाम के पहले। जेस के लिए अभी से करने का कोई मतलब नहीं है, अभी जैम और टीएफआर पे फोकस करना, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जैम पे फोकस कर रहे हैं और जो टीएफआर पे फोकस कर रहे हैं उन पे, टीएफआर पे फोकस करें। जेस्ट के पहले, जेस्ट में आई थिंक मार्च में एग्जाम है, तो उसके पहले फरवरी में 3-4 क्लास ले लेंगे उसके ऊपर। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। पहले अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करते हैं। इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग ऑल एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल इक्वल टू 0। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, हैविंग ऑल एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल इक्वल टू 0। प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट्स है सारे 0 होंगे। अब बताइए, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे मतलब कौन से एलिमेंट? लोअर ट्रायंगुलर। लोअर ट्रायंगुलर। तो लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट जो है वो 0 होंगे। तो लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट के लिए आई ग्रेटर देन जे होता है, आई लेस देन जे होता है? ग्रेटर देन जे। ग्रेटर देन जे। तो मैट्रिक्स एलिमेंट विल बी 0 फॉर आई ग्रेटर देन जे। तो एक एग्जांपल, 3x3 अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। प्रिंसिपल डायगोनल ABC, अपर ट्रायंगुलर DEF और लोअर ट्रायंगुलर 0। So this is an example of a 3x3 अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब देख सकते हैं इसमें जो लोअर ट्रायंगुलर पार्ट है ये 0। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स 0 होंगे। सिमिलरली अगर हम लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स की मैट्रिक्स की बात करें, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग ऑल एलिमेंट्स अबव द प्रिंसिपल डायगोनल इक्वल टू 0। प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर जितने एलिमेंट्स होंगे वो सारे क्या होंगे? 0। तो प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर मतलब जो अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स हैं वो 0 होंगे। तो aij विल बी 0 फॉर i लेस देन j। तो i लेस देन j का मतलब अपर ट्रायंगुलर, वो एलिमेंट 0 होंगे।
An example for a 3x3 lower triangular matrix. अब इसमें देख सकते हैं जो अपर ट्रायंगुलर पार्ट है वो 0 है, तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जो अपर ट्रायंगुलर पार्ट होगा वो 0 आएगा। इस तरीके से अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बाद में हम देखेंगे इनके आइगन वैल्यू रिलेटेड प्रॉपर्टीज भी होती है, ठीक है, वो हम बाद में आइगन वैल्यू पार्ट में डिस्कस करेंगे। नोट डाउन कर लीजिए। सर बताइए। सर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है और जीरो हो सकता है। जीरो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कैन बी एनीथिंग। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जब प्रिंसिपल डायगोनल 0 होता है तो उसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। उसके भी कैटेगरीज है, तो प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इट मे बी 0 मे नॉट बी 0। अगर 0 हुआ प्रिंसिपल डायगोनल तो उस टाइप के मैट्रिक्स को बोलते हैं स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो भी यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ रहे हैं ना, कंडीशन जो गिवन है, जैसे इसके ऊपर कंडीशन है, बाकियों के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, तो बाकी कुछ भी हो सकता है। कंडीशन जिसके ऊपर नहीं है, मतलब उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उनका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, मतलब एनी फाइनाइट नंबर। ओके, तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। तो नेक्स्ट पीरियोडिक मैट्रिक्स। अब पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या होता है? ए फंक्शन रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल। फंक्शन अगर इक्वल इंटरवल के बाद खुद को रिपीट करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मैट्रिक्स। मतलब रिपीटेशन होना चाहिए। कभी भी जब हम पीरियोडिक की बात करते हैं तो रिपीटेशन होना चाहिए, वो पीरियोडिक मैट्रिक्स हो या पीरियोडिक फंक्शन। रिपीटेशन है तो उसको हम पीरियोडिक बोलेंगे। अब यहाँ पे मैट्रिक्स के केस में रिपीटेशन का मतलब क्या है? जैसे अब देखो, आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, आपने इसके पावर्स कैलकुलेट किए, ए स्क्वायर, ए क्यूब, ऐसे आप इसके पावर्स कैलकुलेट कर रहे हैं। ऐसे आपने ए टू द पावर के तक कैलकुलेट किया। ए टू द पावर के बाद जब आप ए टू द पावर के प्लस 1 कैलकुलेट कर रहे हैं, वो आ रहा है ए टू द पावर के प्लस 1 क्या आ गया? ए टू द पावर के प्लस 2 क्या आ गया? ए स्क्वायर एंड सो ऑन। अब यहां पे नोटिस करो, ये जो सीक्वेंस है, ये चेन है, ये चेन रिपीट कर रहा है। रिपीटेशन इज देयर, इसीलिए पीरियोडिक मैट्रिक्स बोलते हैं। आप ए स्क्वायर, ए क्यूब कैलकुलेट कर रहे हैं, ए टू द पावर के तक कैलकुलेट करने के बाद जब आप ए टू द पावर के प्लस 1 कैलकुलेट कर रहे हैं तो देखिए दिस चेन ऑफ मैट्रिसेस इज रिपीटिंग। तो कितने, कौन से पावर तक कैलकुलेट करने के बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है? ए पावर के
राइट, ए टू द पावर के, ए टू द पावर के तक आपने कैलकुलेट किया, उसके बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है, तो इसी को बोलेंगे पीरियड ऑफ द मैट्रिक्स। ए टू द पावर के तक कैलकुलेट करने के बाद आपका रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है। तो कंडीशन क्या है, ए टू द पावर के प्लस 1 इक्वल टू ए। कोई मैट्रिक्स अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, आपने ए टू द पावर के प्लस 1 कैलकुलेट किया और क्या आ गया, ए आ गया, इसका मतलब केथ पावर कैलकुलेट करने के बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें पीरियड क्या होगा, के या के प्लस 1? Okay. पीरियड विल बी के, नॉट के प्लस 1, बिकॉज केथ पावर कैलकुलेट करने के बाद रिपीटेशन स्टार्ट हुआ, तो ये इंटरवल है जिसके बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है, तो के विल बी द पीरियड। तो कोई भी मैट्रिक्स अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो पीरियोडिक मैट्रिक्स होगा, पीरियड क्या होगा, के। एक एग्जांपल अगर हम डिस्कस करें, suppose we have a matrix 3 cross 3 matrix, elements are 1 minus 2 minus 6 minus 3 2 9 2 0 minus 3। तो ये आपके पास एक 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है। आप इसका स्क्वायर कैलकुलेट करो, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए, सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। तो -5 -6 -6 9 10 9 -4 -4 -3। सिंपल ए इंटू ए कैलकुलेट करो, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। सेम मैट्रिक्स आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है? डिफरेंट है। नेक्स्ट अगर आप ए क्यूब कैलकुलेट करो, ए क्यूब मतलब ए स्क्वायर इंटू ए। ए स्क्वायर आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, दिस इज ए स्क्वायर एंड दिस इज ए। इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो आपको ए क्यूब मिलेगा। ये ए क्यूब अगर आप कैलकुलेट करें, ये सेम मैट्रिक्स आ जाएगा। तो अगर आप ए क्यूब कैलकुलेट करते हैं तो ये ए स्क्वायर इंटू ए, ये सेम मैट्रिक्स आ रहा है। देखिए ये एग्जाम्पल आपको याद था या कोई तरीका है, मतलब कुछ याद नहीं था, मेरे पास लिखा हुआ है। बेस मतलब कोई तरीका नहीं है सर पीरियोडिक मैट्रिक्स का? नहीं नहीं, वो लिखने का तरीका नहीं है, ये तो पावर लेके कैलकुलेट ही करना पड़ता है। ओके सर। नहीं मतलब वो नहीं बोल रही हूँ मैं, मतलब short एलिमेंट्स के तरीका बीच है। में कोई नहीं, एलिमेंट्स के बीच में कोई रिलेशन था क्या जो आप नहीं ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा आपके पास पहले से एग्जाम्पल? मेरे पास लिखा हुआ था इसलिए मैंने लिखा, देख देख के लिखा है। ओके सर। अब तो थोड़ी ना मुझे मल्टीप्लाई करके ही आएगा, इतना जल्दी मल्टीप्लाई कैसे कर लूंगा, वो तो लिखा हुआ था कॉपी में। तो कोई भी एग्जाम में अगर पीरियोडिक मैट्रिक्स चेक करना है तो आपको ऐसे मल्टीप्लाई करके चेक करना पड़ेगा, ए इंटू ए। नॉर्मली ऐसा नहीं है जो आपको ए टू द पावर 10 तक कैलकुलेट, अगर पूछा जाता है क्वेश्चन जे ए टू द पावर 10 तक, ए स्क्वायर ए क्यूब तक कैलकुलेट करेंगे तो पता चल जाएगा। तो ए क्यूब कैलकुलेट करेंगे तो सेम मैट्रिक्स ए वापस आ रहा है। अब देखो ए क्यूब इक्वल टू ए, ये रिलेशन इसी टाइप का है, ठीक है। कंपेयर करके बताइए के का वैल्यू कितना है, 2 2। के प्लस 1 इज 3, तो के का वैल्यू आ जाएगा 2। दैट मीन्स दिस इज ए पीरियोडिक मैट्रिक्स ऑफ पीरियड 2।
दिस इज ए पीरियोडिक मैट्रिक्स ऑफ पीरियड 2। ठीक है, तो अगर ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए जो एक मैट्रिक्स गिवन है, इट इज ए पीरियोडिक मैट्रिक्स, इसका पीरियड बताइए, या कुछ ऐसा ऑप्शन गिवन हो, तो ऐसा आपको पावर मतलब ये प्रोडक्ट करके ही चेक करना पड़ेगा। और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ए स्क्वायर या ए क्यूब तक कैलकुलेट करेंगे ना, तो आपको आइडिया लग जाएगा इसका पीरियड क्या आ रहा है। डोंट वरी अबाउट दैट। मतलब ऐसा नहीं पूछा जाएगा ये a⁻10 मतलब पीरियड आपका 9 हो रहा है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। टेक्निक यही है। किसी ने पूछा है सारे मैट्रिसेस का क्या पीरियड आता है, ऐसा जरूरी नहीं है। ऑल मैट्रिसेस आर पीरियोडिक, ऐसा जरूरी नहीं है। नॉन पीरियोडिक मैट्रिक्स भी होते हैं। जैसे अगर ऐसा भी रिलेट कर दो, सारे फंक्शन क्या पीरियोडिक होते हैं? आंसर इज नो। पीरियोडिक फंक्शन भी होता है, नॉन पीरियोडिक फंक्शन भी होता है। ऐसे ही सारे मैट्रिसेस पीरियोडिक मैट्रिक्स होंगे ऐसा जरूरी नहीं है, नॉन पीरियोडिक मैट्रिक्स भी हो सकता है। सर बताएं। सर ये जैसे कि पीरियोडिक फंक्शन में होता है कि अगर हम लोग कहते हैं पीरियड, अगर अगर उसका पीरियड 2 पाई है तो वो 2 पाई पे भी मतलब रिपीट कर जाता है वैल्यू फंक्शन का, लेकिन यहाँ पे जैसे के पीरियड है लेकिन k+1 पे क्यों कर रहा है? यहाँ पे इंटरवल थोड़ी ना है, यहाँ पे तो मल्टीप्लाई करने की बात कर रहे हैं ना, दोनों का रेफरेंस पॉइंट तो अलग है। वहां पे वैल्यू की बात कर रहे थे, यहाँ पे क्या मैट्रिक्स के वैल्यू की बात कर रहे हैं? नो सर। वहां पे ग्राफ ड्रॉ करते थे, ग्राफ रिपीट करता था, यहाँ पे कोई ग्राफ तो नहीं है। यहाँ पे सिर्फ बोला जा रहा है मैट्रिक्स का प्रोडक्ट, आप मैट्रिक्स का पावर कैलकुलेट कर रहे हैं, किस पावर तक कैलकुलेट करने के बाद रिपीटेशन होगा, जिस पावर के बाद रिपीटेशन होगा वही पीरियड है। तो यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट अलग है ना, रिपीटेशन दोनों में है, बट वहां पे क्या होता था, फंक्शन का कुछ वैल्यू था, एक ग्राफ प्रेजेंट था। यहाँ पे हम मैट्रिक्स का पावर कैलकुलेट करेंगे और एक सर्टेन पावर के बाद वो रिपीट करेगा। तो यहाँ पे इंटरवल की बात नहीं हो रही है जैसे फंक्शन में होता है, यहाँ पे पावर की बात हो रही है। यस। एनीथिंग एल्स एनीवन? Next is idempotent matrix. Any matrix is said to be an idempotent matrix if this condition satisfies. A square equal to A. आपने मैट्रिक्स का स्क्वायर कैलकुलेट किया और वो सेम मैट्रिक्स आ गया, तो उसको हम बोलेंगे आइडेमपोटेंट मैट्रिक्स। जैसे you have a matrix, elements are 2 -2 4 -1 3 4 1 -2 -3। ये एक 3x3 मैट्रिक्स है। अगर आप इस मैट्रिक्स का स्क्वायर कैलकुलेट करते हो, A इंटू A, आप देखेंगे एग्जैक्टली यही मैट्रिक्स आ रहा है। सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ये एग्जाम्पल याद रखना जरूरी नहीं है, जरूरी है चेक कैसे कर रहे हैं वो टेक्निक, वो पता होना चाहिए। ये कोई मैट्रिक्स अगर आपको गिवन है वो आइडेमपोटेंट है या नहीं है, चेक कैसे कर रहे हैं। ए स्क्वायर इक्वल टू ए, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो वो आइडेमपोटेंट है। आप मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लीकेशन आपको आना चाहिए, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लाई करने के बाद अगर सेम मैट्रिक्स आ रहा है तो वो आइडेमपोटेंट मैट्रिक्स है। इसको पीरियोडिक मैट्रिक्स से अलग क्यों बताएंगे define बताएंगे। किया गया? पीरियोडिक मैट्रिक्स में पीरियड कैन बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, इसमें पीरियड फिक्स्ड है। जैसे यहां पर पीरियड क्या है, के बोला गया है। अब के जो है कैन बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। इस केस में पीरियड का एक पर्टिकुलर वैल्यू है, ये भी एक पीरियोडिक मैट्रिक्स है।
लेकिन k का वैल्यू कितना है, एनीवन? सर 1. तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इज ए पीरियोडिक मैट्रिक्स ऑफ पीरियड 1। यहाँ पे पीरियड 1 के अलावा कुछ नहीं हो सकता, फिक्स्ड है। पीरियोडिक मैट्रिक्स में ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, ऑफ पीरियड 1। तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इज ऑल्सो ए पीरियोडिक मैट्रिक्स ऑफ पीरियड 1। Second important point about idempotent matrix, a square equal to a होता है ना। आप आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के लिए कोई भी पावर कैलकुलेट करो, एनी पॉजिटिव इंटीजर पावर। ए स्क्वायर इक्वल टू ए है तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, इसके लिए आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर पावर कैलकुलेट करो, द सेम मैट्रिक्स ए आएगा। एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर, ए क्यूब, ए टू द पावर 4, ए टू द पावर 5, कुछ भी कैलकुलेट करो, ये सेम मैट्रिक्स ए ही आएगा। दिस इज ए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अबाउट आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर पावर कैलकुलेट करेंगे तो ए मैट्रिक्स ही वापस आएगा। और ये बेसिकली इसी कंडीशन का कॉन्सिक्वेंस है। ए स्क्वायर इक्वल टू ए है ना, इसीलिए ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। सपोज आप ए टू द पावर 5 कैलकुलेट करना चाहते हो, तो इसका क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू ए। अब आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो ए स्क्वायर के बदले ए, आइडेम्पोटेंट है तो ए स्क्वायर के बदले ए। फिर से बताइए, ए स्क्वायर के बदले फिर से ए लिख सकते हैं, फिर से ए स्क्वायर आएगा, इसके बदले फिर से ए। यहां पे ए स्क्वायर के बदले ए लिखा, फिर ए स्क्वायर आ गया, फिर उसके बदले ए, फिर ए इंटू ए स्क्वायर, फिर से ए आ गया। ऐसा कोई भी पावर कैलकुलेट करो, पॉजिटिव इंटीजर पावर, वो ए ही आएगा। और वो इसी का कॉन्सिक्वेंस है। ए स्क्वायर इक्वल टू ए है तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर पावर कंसिडर करेंगे तो वो ए ही आएगा। जैसा आप खुद ही सोचिए थोड़ा, अगर साइन एक्स कॉस एक्स की बात करें, साइन एक्स कॉस एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियड कितना होता है, 2 2 पाई। तो साइन एक्स कॉस एक्स पीरियोडिक फंक्शन है, उसका पीरियड होता है 2 पाई। तो 2 पाई पीरियड होने का मतलब वो 2 पाई के बाद भी रिपीट करेगा, 4 पाई के बाद भी रिपीट करेगा, 6 पाई के बाद भी रिपीट करेगा। लेकिन पीरियड हम किसको बोलते हैं, 2 पाई को। 2 पाई को, जो मिनिमम वैल्यू है। तो वैसे ही जो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है उसका पीरियड कितना बताया गया है, 1। मतलब 1 यूनिट इंटरवल के बाद वो रिपीट करेगा। अगर 1 के बाद रिपीट करता है तो क्या 2 के बाद, 3 के बाद, 4 के बाद रिपीट नहीं करेगा? जैसे 2 पाई अगर पीरियड है तो 2 पाई के जो मल्टीपल्स हैं, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, तब भी तो रिपीट कर रहा है ना। तो वैसे अगर 1 पीरियड है तो 1 के जो मल्टीपल्स हैं, 2, 3, 4, 5, उनके बाद भी रिपीट करेगा। इसलिए कोई भी पावर कैलकुलेट करो वो ए ही आएगा। बट पीरियड किसको बोलेंगे, मिनिमम वैल्यू जो है जिसके बाद वो रिपीट कर रहा है। इसलिए पीरियड कितना है, 1। नोट डाउन कर लीजिए, कोई डाउट है इसमें तो प्लीज आस्क। ये लास्ट वाला प्रॉपर्टी अगर किसी पीरियोडिक मैट्रिक्स के केस में हो तभी अप्लाई कर सकते हैं। नहीं, दिस इज ओनली फॉर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। नोट डाउन हो जाए तो बता दीजिएगा। ये प्रॉपर्टी स्पेसिफिकली आइडेम्पोटेंट के लिए है, नॉट फॉर ऑल पीरियोडिक मैट्रिक्स।
अब खुद ही देखो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा गया है, यहाँ पे ए क्यूब इक्वल टू ए है, लेकिन ए स्क्वायर इक्वल टू ए थोड़ी ना है। सर तो ये प्रॉपर्टी सारे पीरियोडिक मैट्रिक्स के लिए नहीं होगा, सिर्फ आइडेम्पोटेंट के लिए, जिसका पीरियड 1 है। डन सर। सर हो गया सर। तो नेक्स्ट पार्ट, नीलपोटेंट एंड इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या है? इफ ए टू द पावर k इज इक्वल टू 0, आपने मैट्रिक्स का पावर कैलकुलेट किया kth पावर और वो 0 आ गया, 0 का मतलब नल मैट्रिक्स आ गया। ए टू द पावर k इज इक्वल टू 0, देन इट इज ए नल मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स k। यहाँ पे इंडेक्स बेसिकली क्या बताता है, कौन सा पावर कैलकुलेट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। मैट्रिक्स का कौन सा पावर कैलकुलेट करेंगे तो ये 0 मतलब नल मैट्रिक्स आ जाएगा, उसको बोलते हैं इंडेक्स। ध्यान रखिएगा, इंडेक्स और जो पीछे पीरियड बताया गया वो टोटली अलग है, दोनों का रेफरेंस पॉइंट ही अलग है। पीरियड में क्या चेक कर रहे थे, किस पावर तक कैलकुलेट करने के बाद वो रिपीट करता है। पीरियड में बोल रहे थे किस पावर तक कैलकुलेट करने के बाद वो रिपीट करता है, वो पीरियड है, ठीक है ना। और नीलपोटेंट में क्या बोल रहे हैं, कौन सा पावर कैलकुलेट करेंगे तो वो नल मैट्रिक्स आएगा। तो दोनों का जो क्राइटेरिया है वो डिफरेंट है। ऐसा मत सोचिएगा जो के, अगर के में डाउट है तो आप कोई दूसरा नोटेशन यूज कर लो। तो पीरियड और इंडेक्स अलग चीज है, दोनों का क्राइटेरिया ही अलग होता है, नीलपोटेंट और पीरियोडिक मैट्रिक्स का। अब यहाँ पे एक चीज बताया गया है, k इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। इसका मतलब क्या है, देखिए ए टू द पावर k अगर 0 है ना, तो इसके बाद वाले जो पावर्स होंगे इसके अबव, ए टू द पावर k प्लस 1, ए टू द पावर k प्लस 2, ये सारा 0 होगा। अगर ए टू द पावर k 0 है तो ए टू द पावर k प्लस 1 ये 0 होगा, ए टू द पावर k प्लस 2 ये भी 0 होगा। लेकिन हम इंडेक्स किसको बोलेंगे, k, नॉट k प्लस 1 और k प्लस 2। k इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर जिसके लिए 0 आ रहा है। 0 तो यहां पर भी आ रहा है बट ये लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। k इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर जिसके लिए 0 आएगा, उसी को हम इंडेक्स बोलेंगे, ठीक है, राइट। ये ए स्क्वायर होगा, तो इसीलिए लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर मेंशन किया गया है। वन एग्जांपल ऑन दिस, this is an example of a nilpotent matrix। अगर आप इस मैट्रिक्स का स्क्वायर कैलकुलेट करो, a इंटू ए, तो ये एक नल मैट्रिक्स आ जाएगा, whose all elements are 0। इस मैट्रिक्स का हमने स्क्वायर कैलकुलेट किया और सारे एलिमेंट 0 आ गए। तो ए स्क्वायर इक्वल टू 0 आने का मतलब ये एक नीलपोटेंट मैट्रिक्स आएगा और इंडेक्स कितना होगा, 2। बस ए स्क्वायर 0 आया है तो इंडेक्स इज 2। यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, ए स्क्वायर अगर 0 है ना, तब चेक करके देख सकते हो इसके ऊपर वाले जितने भी पावर्स हैं, ए क्यूब, ए टू द पावर 4, ये सारे क्या आएंगे, 0 0 ही आएंगे। लेकिन इंडेक्स हम किसको बोलेंगे, 2, द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर जिसके लिए 0 आएगा।
जीरो तो इसके लिए भी आ रहा है, इसको इंडेक्स नहीं बोलेंगे। द मिनिमम पावर जिसके लिए जीरो बन रहा है, नल मैट्रिक्स बन रहा है, उसको बोलते हैं इंडेक्स। क्लियर है पॉइंट? यस सर। Next, involutory matrix. If a matrix satisfies this condition, A square is equal to I. अपने मैट्रिक्स का स्क्वायर कैलकुलेट किया और वो आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको हम बोलते हैं इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। इसके अगर हम एग्जांपल की बात करें, कि हम लोग जस्ट के पहले जो क्वांटम के कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे, उसमें एक होगा स्पिन एंगुलर मोमेंटम। स्पिन एंगुलर मोमेंटम में हम पाउली स्पिन मैट्रिसेस की बात करेंगे। पाउली स्पिन मैट्रिसेस आर एग्जांपल ऑफ इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। स्पिन एंगुलर मोमेंटम में थ्योरी में यूज होता है सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई एंड सिग्मा जेड। These are related to the x, y and z component of spin angular momentum. सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड, ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम के जो तीन कंपोनेंट्स होंगे एक्स वाई जेड, उससे रिलेटेड है। इनको बोला जाता है पाउली स्पिन मैट्रिसेस। अगर आप चेक करके देखें, इनका स्क्वायर कैलकुलेट करो, सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा वाई स्क्वायर, सिग्मा जेड स्क्वायर, इट विल बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसे इन्वोल्यूटरी का प्रॉपर्टी बताया गया, स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। इन तीनों का स्क्वायर कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं, दे आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो तीनों ही इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स के एग्जांपल। Now, two important points about involutory matrix. First one, a square equal to I है, ठीक है? तो अगर आप a क्यूब कैलकुलेट करो, a क्यूब को आप लिख सकते हैं a स्क्वायर इंटू a। a स्क्वायर क्या आ जाएगा? I, और I इंटू a को आप लिख सकते हैं a। तो a क्यूब इज a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर के बदले I लिखा, I इंटू a होता है। तो a क्यूब इक्वल टू a किस टाइप का मैट्रिक्स है ये? a क्यूब इक्वल टू a पीरियोडिक। नील पोटेंट में तो जीरो आता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इट इज ए पीरियोडिक मैट्रिक्स, और पीरियड कितना है? 2। इट इज ए पीरियोडिक मैट्रिक्स ऑफ पीरियड 2। a क्यूब इक्वल टू a, मैट्रिक्स रिपीट कर रहा है। कंपेयर करके देखिए, k प्लस 1 के बदले 3 है तो k आ जाएगा 2। इट इज ए पीरियोडिक मैट्रिक्स ऑफ पीरियड 2। तो इन्वोल्यूटरी मैट्रिसेस आर आल्सो पीरियोडिक मैट्रिसेस, इनका भी पीरियड फिक्स्ड है, 2 होगा। आइडेम्पोटेंट में क्या देखा था? आइडेम्पोटेंट्स आर पीरियोडिक मैट्रिसेस ऑफ पीरियड 1। इन्वोल्यूटरी मैट्रिसेस आर पीरियोडिक मैट्रिसेस ऑफ पीरियड 2। क्लियर है पॉइंट? अच्छा। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस मैट्रिक्स का अगर आपने इनवर्स कैलकुलेट किया, A इनवर्स विल बी इक्वल टू A। मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का इनवर्स जो है वो इक्वल है। जो मैट्रिक्स है उसका इनवर्स भी वही आएगा। जस्ट आप दोनों तरफ A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। ये रिलेशन है ना इन्वोल्यूटरी के लिए, दोनों तरफ A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। A इनवर्स, A स्क्वायर इंटू A इनवर्स क्या आ जाएगा? A A
और ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स आएगा ए, आई इंटू ए इनवर्स inverse. ए इनवर्स। तो जस्ट आप इन दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा रिलेशन। यहीं पे लिख देते हैं, जस्ट मल्टीप्लाई विथ ए इनवर्स। तो ए विल बी इक्वल टू ए इनवर्स। तो मैट्रिक्स और उसका इनवर्स सेम है। मोर थिंग, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के लिए बताया गया था, आइडेम्पोटेंट में आप कोई भी पावर कैलकुलेट करोगे क्या आएगा? कोई भी पावर कैलकुलेट करेंगे तो ए आएगा। यहां पर भी इस टाइप पे कुछ प्रॉपर्टी है, बट ऑलवेज ए नहीं आएगा। देखिए, ए टू द पावर एन विल बी इक्वल टू ए if n is a odd integer। एंड a to the power n कैलकुलेट करेंगे तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा when n is an even integer। अगर ऑड इंटीजर ऑड पावर है तो a आएगा, इवन पावर है तो i आ जाएगा। आइडेम्पोटेंट में कोई भी पावर कैलकुलेट करो ए आ रहा था। यहाँ पे ऑड पावर जैसे ए क्यूब, ए टू द पावर 5, ए टू द पावर 7, ए टू द पावर 9 तो ए आएगा। और अगर इवन पावर है ए स्क्वायर, ए टू द पावर 4, ए टू द पावर 6, ए टू द पावर 8 तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। So these are few important points about involutory matrices। नोट डाउन कर लीजिए। डन सर। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज इसमें इस टाइप का कोई क्वेश्चन अगर रिलेट कर क्वेश्चन पूछ लिया जाए। जैसे हमने पीरियोडिक मैट्रिक्स के लिए देखा, ए टू द पावर k प्लस 1 इक्वल टू ए है, तो हम बोलते हैं इट इज ए पीरियोडिक मैट्रिक्स और पीरियड कितना है k। यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करो, अगर आप दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्री मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लाई जो आपकी मर्जी, आप a इनवर्स से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा? ए टू द पावर के, ए टू द पावर k। जैसे यहाँ पे k प्लस 1 है, इनवर्स से करेंगे तो एक फैक्टर यहाँ पे कैंसिल, i बन जाएगा a इंटू ए इनवर्स, ए टू द पावर k। और राइट हैंड साइड a इंटू ए इनवर्स क्या बन जाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो जस्ट हमने दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया। तो ए टू द पावर k प्लस 1 अगर a है तो ए टू द पावर k इक्वल टू i होगा। इज इट ऑलवेज ट्रू? Yes, sir. This is valid only if A inverse exist। भाई A inverse exist भी तो करना चाहिए।
तभी ना Yes, sir. मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता तो क्या मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है? सर और ऐसे भी तो मैट्रिसेस होते हैं ना जिनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, उन मैट्रिसेस को क्या बोला जाता है? जिनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना होता है? 0। और डिटर्मिनेंट 0 होने की वजह से इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो फॉर सिंगुलर मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट इज 0, सो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तभी ये मैथमेटिक्स पॉसिबल है। इसका मतलब ये जो रिलेशन यहां पे लिखा गया है, दिस इज एप्लीकेबल और वैलिड ओनली फॉर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। नॉन सिंगुलर मतलब जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए आप ऐसा नहीं बोल सकते। नॉन सिंगुलर का मतलब डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो। सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट जीरो आएगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये लिखना पॉसिबल नहीं है। ये ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा, ये सिर्फ हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए बोल सकते हैं, नॉट फॉर ऑल। ऐसे अब देखो, जो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बताया गया उसमें बताया गया था ए स्क्वायर इक्वल टू ए है। तो बहुत लोग इसमें क्या करते हैं, जैसे पीरियोडिक मैट्रिक्स में किया, दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दोनों तरफ अगर आप ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा ए और राइट हैंड साइड में आएगा आई। ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स ए आ जाएगा, ए इंटू ए इनवर्स आई आ जाएगा। अब बताइए ये भी किसके लिए वैलिड है? नॉन नॉन सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर। तो वैलिड ओनली इफ ए इनवर्स एग्जिस्ट। अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ऐसा कुछ रिलेशन लिखना गलत है, ए इनवर्स ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो बाकी कैलकुलेशन तो दूर की बात है। ये थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। कोई भी चीज जब मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई जब करते हैं वो एक बार चेक कर लीजिएगा वो एग्जिस्ट तो करता है। तो ए इनवर्स हम बहुत जगह पे मल्टीप्लाई करते हैं ड्यूरिंग मैट्रिक्स कैलकुलेशंस। ठीक है, कोई मैट्रिक्स इक्वेशन है, कैलकुलेशन कर रहे हैं, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करने का मतलब हम मान के चल रहे हैं ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, मतलब मैट्रिक्स किस टाइप का है? नॉन सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए मैथमेटिक्स वैलिड ही नहीं है। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। अभी तक जो डिस्कस किया उसके रिलेटेड एक दो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। प्लीज ट्राई दिस। क्वेश्चन में बोला गया है ए एंड बी आर आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस, देन देयर सम ए प्लस बी विल बी आइडेम्पोटेंट इफ। ए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, बी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, दोनों आइडेम्पोटेंट है, उनका सम आइडेम्पोटेंट कब होगा? तो ए आइडेम्पोटेंट होने का मतलब ए स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? ए। एंड बी भी आइडेम्पोटेंट है तो बी स्क्वायर इक्वल टू बी। दोनों आइडेम्पोटेंट है। हमें पूछा गया है ए प्लस बी, ये जो मैट्रिक्स होगा ये आइडेम्पोटेंट कब होगा? ऑप्शन बी।
मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन। तो ए प्लस बी आइडेम्पोटेंट होने का मतलब इसका स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो क्या आना चाहिए? A plus B. प्लस बी। ए प्लस बी। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का मतलब स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो सेम मैट्रिक्स आएगा। अब यहाँ पे देखो, ए प्लस बी होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए। गलती से भी 2a भी मत लिख दीजिएगा, ये चीज हमने क्वांटम में ऑपरेटर में भी देखा था। जैसे ऑपरेटर्स कम्यूट नहीं करते हैं, मैट्रिसेस भी कम्यूट नहीं करता है। तो ए बी और बी ए इक्वल होगा जरूरी नहीं है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए। नाउ ए स्क्वायर एंड ए विल कैंसिल बिकॉज ए क्या है? आइडेम्पोटेंट। बी स्क्वायर एंड बी विल कैंसिल विथ ईच अदर, ये ना बी स्क्वायर इक्वल टू बी, कैंसिल कर जाएगा। तो कंडीशन आपके पास आ गया ए बी प्लस बी ए इक्वल टू 0। 0 मतलब नल मैट्रिक्स। तो ये कंडीशन दो तरीके से सेटिस्फाई कर सकता है। एक तरीका है ए बी इज इक्वल टू माइनस बी। ये ऑपोजिट साइन के हैं तो ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा। या दूसरा पॉसिबिलिटी हो सकता है ये दोनों इंडिविजुअली 0 बन जाए। ए बी एंड बी ए, ये दोनों इंडिविजुअली 0 बन जाए। अगर इंडिविजुअली 0 है तब भी सम कितना आएगा? 0 0। आएगा। तो दो केसेस हो सकते हैं, ये एक दूसरे को ऑपोजिट हो तो सम 0, या दोनों ही 0 बन जाए, 0 प्लस 0 0 बन जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी। ए एंड सी, दोनों पॉसिबल है। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। Please try this question, just 2019. क्वेश्चन में ए मैट्रिक्स गिवन है और a टू द पावर 27 क्या होगा पूछा गया है। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। सेकंड, डी आ यस रहा सर। सर, सेकंड नहीं, ऑप्शन डी आ रहा सर। ओके। सर डी आ रहा है। ऑप्शन डी इज करेक्ट।
जैसे a गिवन है a टू दी पावर 27 कैलकुलेट करना है तो आपको 27 मतलब 27 पावर तक कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है। ऐसे पावर वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, तो नॉर्मली a स्क्वायर a क्यूब कैलकुलेट करोगे तो आइडिया लग जाएगा ये क्या आंसर आ सकता है। जैसे अगर आपने a स्क्वायर कैलकुलेट किया a इंटू ए, चेक करके देखिए a इंटू ए कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 12601। सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब को आप लिख सकते हो ए स्क्वायर इंटू ए। दिस इज ए स्क्वायर इंटू ए। जस्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करना और तो कुछ है नहीं। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये आएगा 13901। ए स्क्वायर और ए क्यूब अगर आप कैलकुलेट करते हैं सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन यूज करके तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। यहां पे आप एक चीज नोटिस करो, ए स्क्वायर ए क्यूब जो आपने कैलकुलेट किया है इसमें कुछ पार्ट जो है वो तो कुछ एलिमेंट्स फिक्स सेम आए हैं। देखिए ये तीन एलिमेंट सेम 101। डिफरेंस सिर्फ एक ही एलिमेंट में है। ये जो 26 है इसको आप लिख सकते हो 13 इंटू 2, और यहां पे जो 39 आया है इसको आप लिख सकते हो 13 इंटू 3। 13 इंटू 2, 13 इंटू 3। तो आप ये चेक कीजिए ये तीन एलिमेंट तो सेम है 101। जब आप ए स्क्वायर कैलकुलेट कर रहे हैं तो 13 इंटू 2, जब ए क्यूब कैलकुलेट कर रहे हैं तो 13 इंटू 3। इसका मतलब इसका जो जनरल फॉर्म होगा ये ऐसा कुछ दिख सकता है। जब आप ए टू दी पावर एन कैलकुलेट करेंगे तो ये 101 तो आएगा। ये एलिमेंट कौन सा होगा? 13 13 into n। 13 इंटू एन। जैसे यहाँ पे स्क्वायर है तो 13 इंटू 2, क्यूब है तो 13 इंटू 3, तो पावर में n होगा तो 13 इंटू एन। इस क्वेश्चन में पूछा गया है ए टू दी पावर 27 क्या होगा बताइए, तो n के बदले 27 आ जाएगा। 1 13 इंटू 27 0 1। 13 इंटू 27 आई थिंक होता है 351। तो 1 351 0 1, फोर्थ ऑप्शन। तो पावर वाले क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं, एक मैट्रिक्स गिवन है उसका कोई पावर पूछा गया है तो ऑलवेज आप ए स्क्वायर ए क्यूब कैलकुलेट करो, उसी से आपको आइडिया मिलेगा ये हायर पावर क्या हो सकते हैं। तो आज का क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे प्रोसीड करेंगे। किसी को कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क। फिर एक बार फर्स्ट स्लाइड दिखला दीजिएगा।
मैट्रिक्स में 9 to 10 लेक्चर्स लगेंगे, 10 लेक्चर ही मान के चलिए। स्केलर में के वन भी हो सकता है। क्या? स्केलर मैट्रिक्स के की जगह पे वन भी हो सकता है। के के बदले 1 होगा तो आइडेंटिटी बन जाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी स्केलर मैट्रिक्स ही है। स्पेशल केस मतलब ऐसा सोच सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स का स्पेशल केस है जब k इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ठीक है, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.